दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। इसके पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेती की आधुनिकतम प्रणाली जिसमें खेती की लागतों में रसायनों का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जैविक खेती कहते हैं, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अगला है IFOAM का पूरा नाम क्या है? IFOAM का पूरा नाम क्या है भैया? तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जो कि मैंने अभी बता भी दिया है। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन, जैविक खेती के प्रमुख घटक हैं। तो कार्बनिक खाद भी जैविक खेती घटक है, बायो फर्टिलाइजर भी है, वनस्पतिक अवशिष्ट पदार्थ भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा तीसरे क्वेश्चन का सभी। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, जैविक खेती के अंतर्गत जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक इकाई के लिए पूंजीगत सब्सिडी पूछा है। ठीक है, तो 25% है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे पांचवा क्वेश्चन, नीची भूमि वाले धान के खेत के लिए उपयुक्त हरी खाद कौन सी है? तो नीची भूमि वाली खेत के लिए उपयुक्त हरी खाद कौन सी है? तो ढैंचा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्राइकोग्रामा का प्रयोग अधिकतर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्राइकोग्रामा जो होता है उसका प्रयोग अधिकतर किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो चावल का तना छेदक के लिए भी किया जाता है, ग्राम पोर्ट बोरर के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और सॉरी इन सभी के लिए नहीं किया जाता है। छठवां का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। ठीक है, छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, भारतीय मृदाओं में औसतन नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, भारतीय मृदा जो होती है उसमें औसतन कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, यह पूछा है। तो 0.3 से 0.03 से 0.007%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आठवां क्वेश्चन, अधिकतर पौध पोषक तत्व तो मृदा में किस क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं? बोला कि अधिकतर जो पौधे होते हैं वो पोषक तत्व तो मृदा में, पौधे के जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा में किस प्रक्रिया द्वारा या किस क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं? तो किस क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं? निक्षालन द्वारा, लीचिंग द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला है, केंचुओं द्वारा छोड़े गए तरल अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं? केंचुए जो तरल अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें वर्मी वाश कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? वर्मी वाश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दलहनी राइजोबियम सजीविता का अध्ययन किसने किया? सबसे पहले दलहनी राइजोबियम सजीविता का सजीविता का जो अध्ययन वो किसने किया था? तो श्री BN जोशी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्री BN जोशी जी ने। अगला है 11वां क्वेश्चन, 1 एकड़ भूमि के ऊपर हवा का जो आयतन होता है उसमें कितने टन नाइट्रोजन होती है? ठीक है, 1 एकड़ भूमि, उसके ऊपर जो हवा है उसका आयतन है, उसके अंतर्गत कितने टन नाइट्रोजन होता है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो 80,000 टन, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 80,000 टन। ठीक है, आगे 12वां क्वेश्चन, इनमें से एक अवायुजीवी जीवाणु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया हुआ है, कौन सा है? क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम। आगे अगला क्वेश्चन, वर्मी वाश में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो वर्मी वाश में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? तो जिब्रेलिक अम्ल भी होता है, साइटोकिनिन भी होता है, लिपेज भी होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का। आगे अगला क्वेश्चन, एजोला रुब्रा एजोला रुब्रा है, क्या है भैया एजोला रुब्रा? तो एजोला रुब्रा एक जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, अगला है 15वां क्वेश्चन, नील हरित शैवाल आमतौर पर किस फसल में प्रयोग किया जाता है? धान की फसल, गेहूं की, गन्ना की, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा धान की फसल। ठीक है, नील हरित शैवाल जो होता है धान की फसल में प्रयोग किया जाता है, पानी वाली फसलों में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तो वो धान ही पानी वाला है। अगला है 16वां क्वेश्चन, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम की बात कर रहा है तो किस वर्ष शुरू किया गया भैया? तो 2000 में शुरू किया गया। इस क्वेश्चन को भी मैंने अभी इसके पिछले वीडियो में करवा दिया है, ये पेपर मुझे अभी से आया है इसलिए मैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारी जैविक खाद है? ठीक है, कौन सा एक बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर, यह पूछा है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, कंपोस्ट सभी जो है एक बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, एजेटोबैक्टर फसल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देते हैं? एजेटोबैक्टर जो होते हैं वह फसल उत्पादन जब करते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देते हैं? ठीक है, तो 10 से 15% की है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 10 से 15%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर कितने ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से करते हैं? ठीक है,
दलहनी फसल में जो राइजोबियम कल्चर होता है वो कितने ग्राम प्रति किलोग्राम दर से डालते हैं? तो कितने ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से डालते हैं भैया? 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम। मतलब 5 ग्राम यदि राइजोबियम कल्चर लेंगे तो 1 किलोग्राम बीज लेंगे। ठीक है। अगला, अपशिष्ट पदार्थ से बने हुए सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ के ढेर को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ से जो बना हुआ सड़ा कार्बनिक पदार्थ का ढेर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कंपोस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। नील हरित शैवाल जो है किसकी प्रजाति है? मतलब नील हरित शैवाल की प्रजाति है, इनमें से बोला है जो अनाबिना, नानिस्टाक, उल्लू, शीरा, उपयुक्त सभी, इनमें से कौन सी नील हरित शैवाल की वैरायटी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। ठीक है। 21वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 22वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हरी पत्ती वाली खाद है? ठीक है। इनमें से कौन हरी पत्ती वाली खाद भाई? आप लोग बताइए। तो 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा करंज पत्ती। ठीक है, करंज पत्ती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट खेत में लगाने के लिए तैयार होती है। कंपोस्ट जो होता है खेत में डालने के लिए कितने दिन में तैयार होती है, कितने महीने में तैयार हो जाती है भैया? तो 5 से 6 महीने में, 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। ठीक है। अगला, कार्बनिक खेती के जनक हैं, तो इसको आप लोग बता दीजिए कमेंट में। भैया मैंने कई बार इसको बताया है, सॉरी क्वेश्चन पे आंसर भी बता दिया इसका। अल्बर्ट हावर्ड जी हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर कौन है? अल्बर्ट हावर्ड जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। मूंगफली की जो खली होती है उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 7.3% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल खली है? ठीक है। बोला इनमें से कौन अखाद्य तेल खली है? ठीक है जी, मतलब किसका तेल नहीं खाया था। ठीक है। तो 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से जाएगा अरंड की खली, मतलब कैस्टर केक। इसकी जो होती है खाने योग्य नहीं होता है, अखाद्य होता है। अगला, फसल अवशेषों को जलाने से कितने प्रतिशत तत्वों का ह्रास होता है? यह पूछा है 27वें क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 100% नाइट्रोजन का, 25% फास्फोरस का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 28वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संख्या स्थित है। ठीक है। इन यूपी स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडी लोकेटेड कहाँ पर स्थित है भाई? इसको भी मैंने बताया हुआ है। तो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहाँ पर स्थित है भैया? तो यह स्थित है लखनऊ में। अगला है, गाजर घास से प्रति पौधा प्रतिवर्ष कितने बीज उत्पादित हो जाते हैं? ठीक है। जो पार्थेनियम हिस्टोफोरस होता है उससे प्रतिवर्ष प्रति पौधा कितने बीज उत्पादित हो जाते हैं? तो 10,000 से 25,000 तक बीज उत्पादित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 30वां क्वेश्चन, लेंटोना कैमरा खरपतवार का जैविक नियंत्रण किया जाता है। लेंटोना कैमरा खरपतवार जो होता है उसका जैविक नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो एग्रोमाइजा लेंटाना के लार्वा के द्वारा किया जा सकता है, थेक्लेचियोन के लार्वा के द्वारा किया जा सकता है, थेक्लोबेजोकाई के लार्वा के द्वारा भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका 30वें क्वेश्चन का। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, भिंडी किसकी कीट आकर्षक फसल है? भिंडी जो है किसकी कीट आकर्षक फसल है भैया? तो किसकी कीट आकर्षक फसल है? तो कपास की। अगला है, IFOAM की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका मैंने कई बार बताया हुआ है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया है जबकि पेपर मेरे पास बाद में आया। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1972। अगला है, आप जैविक खेती में कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग कैसे करेंगे? एक पूरक घटक के रूप में, अनुपूरक घटक के रूप में, विकल्प के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप पूछ रहा है इसमें से अकार्बनिक उर्वरक का उपयोग कैसे करेंगे? ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया? एक अनुपूरक घटक के रूप में। ठीक है। एज ए कम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट। अगला है, एक माइक्रोबियल कीटनाशक है। ठीक है। इसमें से कौन सा एक माइक्रोबियल कीटनाशक है? तो बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis एक क्या है? माइक्रोबियल कीटनाशक है। ठीक है। कपास में मैरीगोल्ड का प्लांट इसी से बचने के लिए लगाया जाता है। अगला है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा कितनी होती है? वर्मी कंपोस्ट जो होता है केचुए की खाद, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया उसमें 0.5 से 1% नाइट्रोजन होता है, 0.15 से 0.56% फास्फोरस होता है और 0.06 से 0.3% तक पोटास होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भैया। वर्मी कंपोस्ट में कितना मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है? आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन,
कौन सा देश जैविक खेती के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल रखता है? तो यह मैंने कई बार बता दिया, इसको भी कौन सा रखता है? ऑस्ट्रेलिया भैया। अगला है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक खेती के अंतर्गत आता है? देखिए, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक राज्य है? तो मैंने इसको भी बताया था, अभी मैंने जल्दी बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि पहला सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद भी एक राज्य है जिसको घोषित किया जाने वाला है, तो कौन सा है? आसाम। ठीक है, भारत में कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक राज्य है? आसाम। 37वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रसायनों का प्रयोग करके बनाया जाता है? इनमें से कौन सा रसायन का प्रयोग करके बनाया जाता है? कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक को ही रसायन का प्रयोग करके बनाया जाता है। 38वें का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला 39वां क्वेश्चन, जैविक खाद्य की खेती की लागत होती है पारंपरिक खेती से कम, पारंपरिक खेती से अधिक, बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जैविक खेती होती है इसकी जो खाद्य की लागत होती है ये पारंपरिक खेती से अधिक लगती है। ठीक है, कल मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया था। अगला, एजोला एक जैव उर्वरक है जो फसल की उपज में कितने प्रतिशत तक वृद्धि करता है? एजोला फसल की उपज में 50% तक की वृद्धि कर देता है भैया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं 41वां क्वेश्चन, जैविक खेती का प्रमुख सिद्धांत है? फसल चक्र, जैविक खेती, मिश्रित खेती, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, खेती में हरी खाद की फसल को उगाना तथा उसको उसी खेत में हरी अवस्था में संविष्ट करना क्या कहलाता है? तो इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। ठीक है, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। और कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर करेंगे तो एक्स सीटू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है? ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रिफिकेशन अवरोधक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नीम की खली। नीम की खली जो है नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? जैविक खेती का क्या महत्व है और क्या लाभ है? ठीक है, तो मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, कोई रासायनिक उपयोग नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, सब है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने विकसित की थी? कंपोस्ट बनाने की जो बेंगलोर विधि है उसको किसने विकसित की थी? तो CN आचार्य जी ने। ठीक है, CN आचार्य जी ने कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि को विकसित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण की आंतरिक विधि नहीं है? इनमें से कौन खरपतवार नियंत्रण की आंतरिक विधि नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? फसल चक्र। फसल चक्र है जो खरपतवार नियंत्रण की आंतरिक विधि नहीं है। ठीक है, अगला है, केचुआ दैनिक भोजन सामग्री अपने शरीर से कितना गुना अधिक वजन तक खाता है? तो 4 से 5 गुना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है? जैविक खेती जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादन, रासायनिक उर्वरक, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना व बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे है 49वां क्वेश्चन, जैविक खेती आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, यहाँ पर जैविक खेती आंदोलन की बात कर रहा है तो सन 1930 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, आगे 50वां क्वेश्चन, सीरे में पाया जाता है, जो सीरा होता है मोलिसिस होता है उसमें क्या पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है वो पूछा है। तो इसमें 3% नाइट्रोजन और 3 से 5% पोटास पाया जाता है। ठीक है, 3% नाइट्रोजन और 3 से 5% पोटास पाया जाता है। अगला 51वां क्वेश्चन, पशुओं के मूत्र और मल से युक्त धारा प्रवाह में अर्ध तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, जो पशुओं के मूत्र और मल से युक्त धारा प्रवाह होती है उसमें जो अर्ध तरल पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको स्लरी बोलते हैं भैया, स्लरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला 52वां क्वेश्चन है, पोल्ट्री खाद में पाया जाता है, जो पोल्ट्री खाद होता है ठीक है उसमें क्या पाया जाता है, कितने मात्रा में पाया जाता है, यह पूछा है। ये सब देखिए एग्जाम में आएगा भाई, टेक्निकल क्वेश्चन इस वाले सभी में पूछे जाएंगे। तो 52वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 3.8% नाइट्रोजन पाया जाता है, 3.5% फास्फोरस पाया जाता है और 1.7% पोटास पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन 3.8%, फास्फोरस 3.5%, पोटास जो होता है 1.7%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से एक हल्की कार्बनिक खाद नहीं है। बोल रहा है इनमें से कौन एक हल्की कार्बनिक खाद नहीं है? ठीक है, तो अरंडी की खली, नीम की खली, मुर्गी बीट खाद, अलसी खाद। तो ऑप्शन नंबर सी रही रहेगा। ठीक है, यह जो है एक हल्की कार्बनिक खाद नहीं है। ठीक है, यह एक हल्की कार्बनिक खाद नहीं है। 53वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया किन्हें कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने बताया हुआ भी, लेकिन आज नहीं, इस वाले सब्जेक्ट में नहीं बताया मैंने, माइक्रोबायोलॉजी में बताया था इसको। तो क्या किसको बोलते हैं भैया? नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अगला हम माइकोराइजा का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? जो माइकोराइजा होता है उसका प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो दलहनी और फल वृक्षों में किया जाता है माइकोराइजा का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से फास्फोरस घोलक जीवाणु है, कौन सा इसमें से जीवाणु जो कि फास्फोरस घोलक का कार्य करता है? तो कौन भैया फास्फोरस घोलक का कार्य करता है?
तो एजोटोबैक्टर भी करता है, स्यूडोमोनास स्ट्रेटा भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 50वां क्वेश्चन, इनमें से कौन फास्फोरस घोलक जीवाणु का कार्य करता है? तो कौन सा करता है? ब और स, ठीक है। एजोटोबैक्टर नहीं करता, स्यूडोमोनास स्ट्रेटा और बैसिलस पालीमिक्जा करता है, ठीक है। बी और सी सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और सी। अगला क्वेश्चन है 57वां, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त केचुए का वर्ग, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा वर्ग है केचुए का? तो एपीजेइक, एपीजेइक जो है सबसे उपयुक्त केचुए की वर्ग है। अगला है 58वां क्वेश्चन, अनाज, तिलहन एवं सब्जियों की फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट की अनुशंसित मात्रा कितनी है? कितनी है भैया? तो 0.5 से 0.6 टन प्रति हेक्टेयर, ठीक है। 0.5 से 0.6 टन प्रति हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन 59वां क्वेश्चन, अनाज की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, अनाज की जो फसल होती है उसके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो एजेटोबैक्टर है, एजेटोबैक्टर। और अगला आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन जैव शाकनाशी है, ठीक है। इनमें से कौन जैव शाकनाशी यह पूछा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, डिवाइन भी, कोलेगो, बायोपोलेरिसेस सभी हैं, ठीक है। तो ये कुल आपके 60 क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताया, और सभी क्वेश्चन सही होंगे उम्मीद करते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, या कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। पीडीएफ चाहिए आप लोगों को इस सब्जेक्ट का तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।